मेरी थोड़ा माइक ऑफ कर देना। रूम चलिए जी, क्या हाल चाल है भाई? आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को क्या हाल चाल है? सभी ठीक ठाक हैं, कुशल मंगल है भाई? पूरा ला दे, आधा कहाँ छोड़ा है इसका। ठीक है, चलो भाई। गुड इवनिंग आ गई आवाज। चलिए ठीक है भैया। तो आप सभी बिहार के प्यारे से तो कहना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, तो आप सभी बिहार के प्यारे से सभी भाई बहनों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। और सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। सर एक बात बोलें, गुस्सा नहीं होएगा? अरे माता, मैं कभी गुस्सा नहीं होता। आप बोलिए, तत्काल बोलिए। आप लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में व्यक्ति को जो है अभिव्यक्ति की आजादी होती है, कहने की आजादी होती है, और आप कह रहे हैं कि हम कह नहीं पाएंगे। कैसे काम चलेगा बताइए? चलिए, तो कुल मिला के ये है कि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी से। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप समझना, यहाँ पे हम जिस चीज़ को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें ना बाद में फेविक्विक मरवा देना है। तो अगर सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे, तो हम इसमें ज्योग्राफी आपको काफ़ी हद तक मैं आपको चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, आप टेंशन ना लें। और इस ज्योग्राफी में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको लगातार करा चुका हूँ। जैसे मैंने आपको ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ाया है, वॉल्केनो मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। निश्चित तौर पे एक नंबर एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। ज्वालामुखी के बाद फिर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, चट्टान टॉपिक पढ़ाया। और उस चट्टान टॉपिक से अगर हम बात करेंगे भैया, तो उस चट्टान टॉपिक से भी, कहाँ गया जी, उस चट्टान टॉपिक से भी निश्चित तौर पे एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा, है ना। चट्टान टॉपिक से भी क्या हो जाएगा भैया, एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। उससे पहले फिर हमने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाई। क्या पढ़ाई भैया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने आपको पढ़ा दी। एक सवाल हर बार यहाँ से पूछा जाता है, पूरा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर ये भी पढ़ाया। और मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, हमने फिर आपको टॉपिक पढ़ाया, विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार पढ़ाए। विश्व के प्रमुख पर्वत एवं पठार पढ़ा दिए, पर्वत एवं पठार पढ़ा दिए। यहाँ से निश्चित तौर से एक सवाल पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बड़ा बढ़िया है। आज मैं आपको भूकंप के बारे में पढ़ाऊंगा। भूकंप जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं भैया अर्थक्वेक कहते हैं भैया ना। तो यह अर्थक्वेक मैंने पढ़ा दिया, शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको भूकंप पहले पढ़ा दिया है। बताइए। नोटिफिकेशन आया था, हे भूकंप भाई अनुपम सर, हंसी आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ये शायद मैंने करा दिया है क्या सर? क्लास नहीं ले पाई थी किसी कारणवश। नो सर, नो सर, नो सर, हो गया था ये। अच्छा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, है ना। तो मतलब हो भी गया होगा तो दोबारा पढ़ा देंगे। वैसे मुझे लगता है मैंने करा दिया शायद आपके बैच में, है ना। आपके बैच में शायद करा दिया। मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं भी देख लेता हूँ, है ना। सर आप पठार पढ़ा रहे थे और ये आपस में बताएंगे ना। तो पठार तो वो वहीं कल खत्म कर दिए थे ना। पठार तो हमने कल खत्म कर दिए थे बीपीएससी सेकेंडरी की बैच में। अभी देख लेता हूँ। अरे डट जा भाई, डेटा चल जा। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा है तो इसको एक बार दोबारा से जो है स्टार्ट कर लेते हैं पठार वाले टॉपिक को, कोई इशू नहीं है। महाद्वीप, 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 ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी की संरचना, चट्टाने, विश्व के प्रमुख पर्वतीय पठार। अच्छा अच्छा, चलो भूकंप इस वाले बैच में करा दिया हूँ, शायद दूसरे वाले में ना हो पाया होगा, कोई बात नहीं। तो भूकंप को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। अब आज मैं क्योंकि अब यहाँ पे लैपटॉप लेके नहीं आया हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रवीश कुमार कर कुछ नया पढ़ाइए। अरे भैया कोई नहीं, आज इसको दोबारा पढ़ लेते हैं भूकंप को। मुझे याद नहीं था क्योंकि लैपटॉप से पीपीटी शेयर करनी पड़ती है, लैपटॉप मेरे पास है नहीं। कोई बात नहीं, नए तरीके से भूकंप को आपको समझाऊंगा, कुछ और नया आपको हो सकता है सीखने को मिल जाए, रिवीजन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए।
तो कोई नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं। भूकंप के बारे में बात करेंगे। भूकंप जिसको अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं भैया, अर्थक्वेक कह रहे हैं। भूकंप इसको अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं भैया, अर्थक्वेक कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझ लीजिए, कोई बात नहीं। पठार नहीं पढ़ाए हैं, पठार पढ़ा दीजिए। अरे भाई मुन्नी कुमार जी, मैंने कल पढ़ाया था, पठार के प्रकारों के बारे में बताया था कि पठारों के प्रकार जो नहीं पढ़ने होते हैं, सिलेबस से बाहर है आपके में। पठारों की एक एक विशेषताएं मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाई थी, है ना। ठीक है, चलिए सर आज भूकंप के क्षेत्र भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भूकंप के बारे में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले जो एक बेसिक पॉइंट होता है कि सर आखिरकार भूकंप आने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा, है ना, एक थोड़ा सा चीजों को समझना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे। तो हमने कहा कि भूकंप के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहली बात तो जो आपके दिमाग में आती है कि सर आखिरकार भूकंप आने के कारण क्या क्या होते हैं, कॉज अर्थक्वेक। तो हमने बताया था कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान वॉल्केनिक एक्शन या वॉल्केनिक इरप्शन, भाई कहीं कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ध्यान रखिएगा, और तो हो सकता है उसकी वजह से भूकंप आ जाए। प्लेटों की गतिशीलता के कारण मूवमेंट ऑफ प्लेट्स का भी हो सकता है, प्लेटें आपस में टकरा जाएं। वलन एवं भ्रंश पड़ जाए, भ्रंश जैसे मैंने कल आपको भ्रंश पर्वत पढ़ाए थे, जमीन नीचे की तरफ दब जाए, फॉल्ट पड़ जाए उसमें, तो उसकी वजह से पृथ्वी में कंपन पैदा हो सकता है। जलीय भार, हाइड्रोलिक लोड, जो पृथ्वी पर जो इतना पानी है उसके प्रभाव भी पड़ता है, उसका दबाव पड़ता है। भूपटल क्रस्ट का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की जो लेयर है वो सिकुड़ जाए। सिकुड़ेगी कैसे, जब प्लेटें आपस में टकराएंगी। भू संतुलन से संबंधित समायोजन, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द अर्थ बैलेंस, जो पृथ्वी से संबंधित जो और जितनी भी योजना है उनकी वजह से, परमाणु परीक्षण की वजह से, न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से, इन सभी की वजह से क्या हो सकता है भैया, भूकंप आ सकता है। याद रख लीजिएगा, क्या आ सकता है भैया, भूकंप आ सकता है। ठीक है, चलो अब भूकंप जब आता है तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया होगा, इस क्लास में पढ़ाएंगे कि भूकंप का जो अध्ययन होता है, जो भूकंप का अध्ययन होता है, तो उस भूकंप का अध्ययन कराने वाली जो विज्ञान होती है, उस विज्ञान को हम कहते हैं भैया सीस्मोलॉजी कहते हैं। उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस विज्ञान को हम कहते हैं सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो भूकंप का अध्ययन कराने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा, सीस्मोलॉजी कहलाता है। इस बात को याद रख लीजिएगा, क्या सीस्मोलॉजी कहलाता है। अच्छा, तो ये तो भूकंप का अध्ययन करा रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, किसकी बात करेंगे, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कराने वाला जो यंत्र है, इस यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो इस यंत्र को हम कहते हैं सीस्मोग्राफ यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इस यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो इस यंत्र को हम कहते हैं सीस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सीस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है। तो भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान कौन सी है, तो सीस्मोलॉजी, याद रख लीजिएगा। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कराने वाला यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ यंत्र, याद रख लीजिएगा। दोनों ही प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है, पेपर में संभावना है इनके पूर्ण रूप से आने की। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न होता है भूकंप उत्पत्ति का केंद्र, भूकंप उत्पत्ति का केंद्र। तो भूकंप उत्पत्ति का केंद्र जिसको हम कहते हैं सीस्मिक फोकस, याद रख लीजिएगा। तो यह वह बिंदु है जहां भूकंप की घटना और जो है प्रारंभ होती है, यानी पृथ्वी का एक ऐसा बिंदु जहां पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम कहते हैं भूकंप उत्पत्ति का केंद्र कहते हैं। प्रियंका कश्यप करेंगे सर वेदर क्लाइमेट ईटीसी करा दीजिए, करा देंगे, एक एक करके तो कराएंगे ना, सारे टॉपिक एक साथ कैसे करा देंगे ना, जो जो टॉपिक है क्रमिक रूप से चल रहे हैं, तो एक एक टॉपिक आपको करा जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अपकेंद्र भी कहते हैं, इसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इसको हम क्या कहते हैं भैया, तो इसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो भूकंप उत्पत्ति का जो केंद्र है, जहां से भूकंप किसी धरती पर उत्पन्न होता है, याद रख लीजिएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपकेंद्र भी कहते हैं। और जहां से भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसको हम सीस्मिक फोकस कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको हम अपकेंद्र कहते हैं, याद रख लीजिएगा। सीस्मिक फोकस या अपकेंद्र कहते हैं, इस बात को
नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। पेपर में पूछा जाता है भैया कि भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र क्या कहलाता है, तो भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र कहलाता है सीस्मिक फोकस कहलाता है, याद रख लीजिएगा। जिन्होंने ये पढ़ लिया है वो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा, लेकिन एक दूसरा पॉइंट होता है, जिस दूसरे पॉइंट को हम कहते हैं भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। अब ये भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे भैया। भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है, तो भूकंप के उत्पत्ति के केंद्र, जो उत्पत्ति का केंद्र होता है, फोकस होता है, जिसको वास्तव में हम सीस्मिक फोकस कहते हैं, के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है। याद रख लीजिएगा, तो जहां पर भूकंप जो है सबसे पहले महसूस किया जाता है, थोड़ा समझना कि भाई जहां एक ऐसा स्थान जहां से भूकंप का उदय हुआ है, तो अगर भूकंप का अगर उदय हुआ है तो वो क्या कहलाएगा भैया, सीस्मिक फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीस्मिक फोकस कहलाएगा। इज दैट क्लियर। लेकिन जहां पे सबसे पहले भूकंप का जो तरंगे हैं जो महसूस की जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं भैया, तो उसको हम एपी सेंटर कहते हैं, याद रख लीजिएगा। उसको हम क्या कहते हैं भैया, तो उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। दोनों दोनों बातें आपकी क्लियर होगी यहाँ पे, ये दोनों बातें आपकी क्लियर होंगी। एक तो क्लियर होगी आपकी भैया कि भूकंप का अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर क्या होता है, इसको याद रख लेना, पेपर में निश्चित तौर से पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जा सकता है भूकंप उत्पत्ति का केंद्र, जिसको हम सीस्मिक फोकस कहते हैं, ये आपके पेपर पूछा जाएगा। इसी सीस्मिक फोकस को हम एपी सेंटर भी कहते हैं, इसको भी आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो भूकंप उत्पत्ति का केंद्र जहां पे सबसे पहले महसूस किया जाएगा, उससे पहले भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान क्या है, तो भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान सीस्मोलॉजी। भूकंप की तरंगों का अध्ययन कराने वाला जो यंत्र है, उस यंत्र को हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों का अध्ययन कराने वाला यंत्र है, जबकि भूकंप की तरंगों की तीव्रता, याद रख लीजिएगा, ये भूकंप की तरंगों का अध्ययन कराएगा। लेकिन भूकंप की तरंगों की तीव्रता का अध्ययन करने के लिए हमने कुछ पैमाने बनाए और उन पैमानों के बारे में हम आपसे यहाँ पे बात भी करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भूकंप का जो अधिकेंद्र होता है, जो एपी सेंटर होता है, याद रख लीजिएगा, वो सदैव भूकंप मूल के, जो सदैव क्या हो जाएगा भैया, सीस्मिक फोकस के समकोण पर होगा। सीस्मिक फोकस के कहां होगा भैया, समकोण पर होगा। जैसे हम मान के चले कि यहां पर अगर भूकंप का उदय होगा, याद रख लीजिएगा, तो जो भूकंप की तरंगें यहां पर जो महसूस की जाएंगी, वो हमेशा यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ फोकस है, यहाँ आप देख रहे हैं ये एपी सेंटर है, तो हमेशा कैसे होगा, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे होगा, समकोण पर होगा। इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है सर। अब सब इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि हो जाती है, तो भूकंप आने से पहले भैया वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में क्या हो जाती है भैया, वृद्धि हो जाती है। याद रख लीजिएगा, रेडॉन गैस की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक भैया। बता दो यहाँ पे, ये बात क्लियर है तो इसको यहाँ पे बता दो, फिर हम आगे चलेंगे, आगे इस चीज को आगे बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्लियर है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर है गुरुजी, आज कुछ रिलैक्स है, ओके, ठीक है। चलिए, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने आपको बताई थी। एक होती है आइसोसीस्मल लाइन, जिनको हम कहते हैं भूकंप समघात रेखा। क्या कहते हैं भैया, भूकंप समघात रेखा, आइसोसीस्मल लाइन।
तो आइसोसीस्मल लाइन यानी भूकंप समघात रेखा क्या होती है? समान भूकंपीय तीव्रता, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को भूकंप समघात रेखा कहते हैं। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं भैया? तो उस वाली रेखा को हम कहते हैं भैया भूकंप समघात रेखा कहते हैं, या फिर इसको समभूकंपीय रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? समभूकंपीय रेखा भी कहते हैं। तो समघात रेखा का मतलब क्या? आइसोसीस्मल लाइन का मतलब क्या है? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को भूकंप समघात रेखा या समभूकंपीय रेखा कहते हैं। याद रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जाएगा। आइसोसीस्मल लाइन कहते हैं समभूकंपीय रेखा या समघात या भूकंप समघात रेखा। अच्छा, ये क्या है? समान भूकंपीय तीव्रता। ये कैसी तीव्रता है भैया? ये तीव्रता है समान भूकंपीय तीव्रता। लेकिन अगर यहां पर ये हम कह दें भैया कि समान समय पर आए हुए, समान समय पर आए हुए भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा तो समान समय पर आए हुए भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा, तो ये रेखा क्या कहलाती है भैया? सहभूकंपीय रेखा। वो सम है, ये क्या भैया? सह। तो सहभूकंपीय रेखा, होमोसीस्मल लाइन। क्या भैया इसको क्या कहते हैं भैया? हम इसको हम कहते हैं होमोसीस्मल लाइन कहते हैं। याद रख लीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं भैया? तो इसको हम कहते हैं होमोसीस्मल लाइन कहते हैं। याद रख लीजिएगा, क्या कहते हैं भैया इसको? होमोसीस्मल लाइन इसको कहते हैं। बोलो क्लियर है? याद हो गया दोनों चीजें? दोनों चीजें याद हो गई तो सभी लोग यस कमेंट कर दो कि हाँ जी सर ये दोनों चीजें हमारी क्लियर है। ये दोनों चीजें हमारी क्लियर है, एक बार यस कमेंट कर दो तो मजा आ जाएगा एकदम से। ठीक है, चलिए आज नोट नहीं कर रहे हैं और नजर बोर्ड पर है, इसलिए फटाफट समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो भूकंप समघात रेखा, इसको समभूकंपीय रेखा या सहभूकंपीय रेखा, तो दोनों का मतलब आप यहाँ पे समझ चुके हैं। चलिए, अच्छा, हमने आपको यह भी बताया था कि भूकंप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप मापने वाला यंत्र कहलाता है भैया सीस्मोग्राफ यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सीस्मोग्राफ यंत्र। लेकिन भूकंप मापने वाले पैमाने 3 अलग अलग होते हैं। तो भूकंप मापने का जो एक पैमाना है हमारे पास, उस एक पैमाने का नाम क्या भैया? उस एक पैमाने का नाम है मर्केली स्केल या मर्केली पैमाना। मर्केली पैमाना के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन यहाँ एक नई बात और सीख लीजिए कि जो मर्केली पैमाना है वो भूकंप की तीव्रता का अध्ययन तो करते ही करते हैं। आपको पता है सारे पैमाने भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं, लेकिन पैमानों में थोड़ा अंतर होता है। पिछली बार मैंने शायद आपको नहीं लिखा होगा, तो जिन्होंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए वो इसमें थोड़ा एडिट कर लेना, अपडेट कर लेना नई चीजें, कि भूकंप की तीव्रता की जो माप मेजर करते हैं वो उसके विनाशकारी प्रभाव के रूप में करते हैं। किसके रूप में? विनाशकारी प्रभाव के रूप में। यानी किसी भी भूकंप के द्वारा कितना विनाश किया गया, इसका जो मेजर करते हैं वो मर्केली स्केल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हमने मर्केली स्केल को बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं लाया गया है। इसमें 12 अंक बने होते हैं मर्केली स्केल में, ये भी याद रख लीजिएगा। इसमें कितने अंक बने होते हैं? इसमें 12 अंक बने होते हैं मर्केली स्केल में, इस बात को याद रख लीजिएगा। और इस पैमाने का आविष्कार 1902 में इटली के गियोसेप मर्केली के द्वारा किया गया था। तो इटली के गियोसेप मर्केली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, इस बात को याद रख लीजिएगा। तो भूकंप मापने वाले जो पैमाने हैं उसमें पहला पैमाना है मर्केली स्केल, जो भूकंप की तीव्रता जो है विनाशकारी प्रभाव के रूप में बताता है। 1902 में इटली के गियोसेप मर्केली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। मुझे लगता है इसमें आपको याद होगा। जब भी हम दूसरे पैमाने की बात करेंगे, रिक्टर पैमाने की बात करेंगे, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता उसके परिणाम के आधार पर मापी जाती है, उसके रिजल्ट को मेजर कर लेते हैं इसके द्वारा। ध्यान रख लीजिएगा, इसमें 1 से 9 तक की संख्या बनी होती है। यानी क्या याद करना है आपको कि मर्केली स्केल में विनाशात्मक प्रभाव मापा जाता है, यहां उसका परिमाण मापा जाता है। याद रख लीजिएगा, परिणाम नहीं परिमाण होगा। ये क्या होगा भैया? ये परिणाम नहीं परिमाण होगा। बात बोल के बोलिए, परिमाण है ना, परिमाण। तो याद रख लीजिएगा, उसके परिमाण को मापा जाता है ना, इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरी बात,
इसमें जो 1 से 9 तक की संख्या होती है, इसमें प्रत्येक संख्या अपने पीछे वाली संख्या से 10 गुना तेज भूकंप की तीव्रता प्रस्तुत करती है। प्रत्येक अंक अपने से पिछले अंक से 10 गुना अधिक भूकंप की तीव्रता को प्रस्तुत करता है। उस पैमाने को क्या कहते हैं? तो उस पैमाने को रिक्टर स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं उस पैमाने को? या रिक्टर स्केल कहते हैं। तीसरा, इससे भी एक काफी पुराना पैमाना है, जिस तीसरे पैमाने का नाम क्या भी है? तीसरे पैमाने का नाम है रोसी-फेरल। क्या भी है तीसरे पैमाने का नाम? तो तीसरे पैमाने का नाम हो जाएगा भैया रोसी-फेरल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्या? रोसी-फेरल। काम में आता नहीं, बहुत प्राचीन है। तो रोसी-फेरल, रिक्टर पैमाना और मर्केली पैमाना। मर्केली पैमाना, रिक्टर पैमाना और रोसी-फेरल। और क्या हो जाएगा भैया? रोसी-फेरल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बढ़िया चीज है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे भूकंपीय तरंगे एवं उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। हम किसका अध्ययन करेंगे भैया? तो हम अध्ययन करेंगे भूकंपीय तरंगे एवं उनके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे भूकंपीय तरंगों का? तो ये तो आप जानते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में, कि जब हम भूकंपीय तरंगे की बात करेंगे तो आपको पता है भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की हैं। एक होती है पी वेव्स, जिनको हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी होती है एस वेव्स, इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। तीसरी होती है एल वेव्स, इनको हम और लॉन्गेस्ट वेव्स कहते हैं। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। तो भूकंप की तरंगों को कितने रूप में मापा गया? 3 रूपों में मापा गया। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, याद रख लीजिएगा। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे होती हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो भूकंपी तरंगे एवं उनका व्यवहार, भूकंप की तरंगे एवं उनका व्यवहार याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कैसे अभी व्यवहार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम पी तरंगों के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे भैया? पी तरंगों के बारे में। तो पी तरंगे भैया कि ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। क्या होती हैं भैया? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, याद रख लीजिएगा। ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर के चलती हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर के चलती हैं। पूछा जा सकता है कौन सी भूकंपी तरंगे तीनों माध्यमों से चलती हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा भैया? भूकंप की तरंगे तीनों माध्यम चलेंगे, पी तरंगे। इनकी सर्वाधिक गति कहां होगी? तो ठोस माध्यम में इनकी सर्वाधिक गति होती है, याद रख लीजिएगा। ये ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। कौन सी भूकंप की तरंगें ऐसी हैं जो ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं भैया? तो ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं, उन तरंगों का नाम क्या भैया? पी तरंगें जो है भैया, याद रख लीजिएगा, वो ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। कैसी तरंगों के समान गति करती हैं? ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। प्रकाश सिंह करें अप्रोक्स 8 to 10 किलोमीटर पर आवर नहीं होता भैया, पर सेकंड होता है। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, प्रति सेकंड होती है, याद रख लीजिएगा। घंटे में नहीं होती भैया, घंटा तो बहुत हो गया ना, सेकंड है। ये तरंगे सेलों में संकुचन एवं फैलाव पैदा करती है। तरंगे क्या करती हैं? ये तरंगे सेलों में, सेल यानी सेल पढ़े ना आपने, चट्टाने, रॉक्स आपने पढ़ी होंगी ना, तो ये तरंगे सेलों में संकुचन एवं फैलाव पैदा करती हैं। इन तरंगों को क्रोड के सतह तक आने में 21 मिनट का समय लगता है। क्रोड से सतह तक, क्रोड यानी जो पृथ्वी का बिल्कुल अंदर तक का मामला है, उससे भैया और सतह तक आने में कितना समय लगता है? 21 मिनट का समय लगता है। जूसी कुमारी करें सर, नोट करने दीजिए। जूसी जी एक बार थोड़ा समझ लीजिए। पीडीएफ इसका मैंने ऑलरेडी एडवांस में लगा रखा है, आप देखेंगे जहां पर आप इस पेड लाइव क्लास को देख रहे हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ ऑलरेडी लगा हुआ है। इसको पीडीएफ ले लीजिएगा। ये पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। आप में से जिन भी अधिकांश बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो आप वहां से भी इसको पीडीएफ को ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है भैया, चलिए ठीक है। ये बात होगी भैया पी तरंगों के बारे में सारी विशेषताएं। अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं भैया, ठोस, द्रव, गैस चलती हैं, सर्वाधिक गति ठोस में, ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। तरंगों में सेलों में संकुचन फैलाव पैदा करती हैं। इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर तक होती है। क्रोड से सतह तक आने में 21 मिनट का समय ले लेते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है भैया,
अब हम बात करेंगे एस तरंगों के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? एस तरंगों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एस तरंगों के बारे में बात करेंगे, याद रख लीजिएगा। एस तरंगे जिनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, जिनको हम द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ट्रांसवर्स होती हैं। ये कैसी होती है भैया? तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। एस तरंगे कैसी होती हैं? तो एस तरंगे जो होती हैं, याद रख लीजिएगा, वे अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, ट्रांसवर्स होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। कैसी होती है भैया? ट्रांसवर्स होती है, याद रख लीजिएगा, अनुप्रस्थ होती हैं। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, ये केवल ठोस माध्यम से होकर के चलती हैं। किस माध्यम से होकर चलती हैं भैया? ये तो ये केवल ठोस माध्यम से होकर के चलती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, यहां तक नोट करिए, फिर मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। इस बात को याद रख लीजिएगा। दूसरी बात समझिएगा, ये केवल ठोस होकर चलती हैं, ये प्रकाश तरंगों की तरह गति करती हैं। कैसे गति करती हैं भैया? ये प्रकाश तरंगों की तरह गति करती हैं। इनकी चाल 4 से 6 किलोमीटर 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कैसे होती है भैया? 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, चलिए आगे चलेंगे। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं, याद रख लीजिएगा। ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं? प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती हैं। ये सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं ये? तो ये सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। इस बात को याद रख लीजिएगा। ये तरंगे भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। ये तरंगे कैसे करती हैं भैया? तो भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं, याद रख लीजिएगा। भूमि में क्या करती हैं भैया? तो ये तरंगे भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। ऐसे करके क्या करेंगे भैया? ये तरंगे भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। ऐसे मान लो, तो क्या करती है भैया? भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। ये क्या हो जाएगा? उभार, और ये क्या हो जाएगा? गर्त। ठीक है, चलिए एल तरंगों के बारे में बात करेंगे। अब एल तरंगों के बारे में, एल तरंगों के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे एल तरंगों के बारे में भैया? ये ठोस एवं जल से होकर के गुजर सकती हैं। कैसे भैया? ये ठोस एवं जल से होकर के गुजर सकती हैं। ये तरंगे आड़े तिरछे धक्का देती हैं। तरंगे कैसे देती हैं भैया? धक्का, आड़ी तिरछी धक्का देती हैं। ये धरातल के ऊपर गति करती हैं, याद रख लीजिएगा। ये क्या करती है? ये धरातल के ऊपर गति करती हैं। इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है। इनमें क्या होती है भैया? इनमें कंपन की गति कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। धरातल के ऊपर गति करती है, इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। ये कैसी भी है? सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। इस बात को याद रख लीजिएगा। कैसी भी है? सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। अच्छा ये बताओ, आप में से जितने भी दोस्त हैं,
आपके में जीके जीएस कॉमन है, सब में जीके जीएस कॉमन है। तो अगर एक जीके जीएस की एक मैराथन क्लास, अगर एक जीके जीएस की मैराथन क्लास में आपके लिए लगाऊं तो क्या कहते हो आप लोग बताइए। कम से कम 6 घंटे की एक मैराथन क्लास, एक 6 घंटे की अगर एक मैराथन क्लास जीके जीएस की अगर एक मैराथन क्लास में आपको लगाऊं तो बताओ क्या सभी लोग आओगे, देखोगे उस 6 घंटे की मैराथन क्लास को? बताओ कंप्लीट उस 6 घंटे की मैराथन क्लास में, इसमें मैं क्या करा दूंगा, आपकी कंप्लीट जीके जीएस करा दूंगा। क्या कहते हो? कंप्लीट जीके जीएस, कंप्लीट जीके जीएस आपके लिए हो जाएगी इस 6 घंटे की मैराथन क्लास में, जिसमें क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, साइंस से क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? यस, ले लीजिए ले लीजिए, संडे लीजिएगा। हाँ ऐसा ही करेंगे, सैटरडे या संडे को लेंगे, या तो लेंगे सैटरडे को या फिर लेंगे संडे को, सैटरडे या संडे को, सैटरडे या संडे को। बोलो क्या कहते हो आप लोग सभी लोग? लेकिन लाइव आना पड़ेगा सभी को, याद रखना। लाइव आना पड़ेगा सभी को, ठीक है? यह सर वन लाइनर दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ओके सर, संडे डन कीजिए। ओके ओके, सैटरडे को, ठीक है। चलो इसको लेकर के प्लान करता हूं मैं, सर से बात करूंगा, टीम से बात करूंगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। एल तरंगों के बारे में आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे आपने किसके बारे में पढ़ा? आपने यहाँ पर पी तरंगों के बारे में पढ़ा, सॉरी एल तरंगों के बारे में पढ़ा। आपने यहाँ पर एस तरंगों के बारे में पढ़ा। एस तरंगों के बाद आपने पी तरंगों के बारे में पढ़ा। पी तरंगों पढ़ने से पहले यानी अब तक आप क्या पढ़ चुके हैं? भूकंप की तरंगों के बारे में पढ़ चुके हैं। भूकंप की तरंगों के बारे में आप पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर भैया भूकंप मापने के पैमाने, मर्केली स्केल, रोसीफेरल, रिक्टर पैमाने के बारे में पढ़ चुके हैं। निश्चित तौर से सवाल आएगा। सह भूकंपीय रेखा, भूकंप समघात रेखा, सम भूकंपीय रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं आप यहाँ पे। आप यहाँ पर अधिकेंद्र और जो सीस्मिक फोकस है वो हमेशा समकोण पर होगा, ये बात आप पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि भूकंप के आने से पहले रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आप पढ़ चुके हैं एपिसेंटर किसे कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं सीस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर किसे कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, भूकंपी तरंगों का अध्ययन कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं भूकंप आने के कारण क्या होते हैं। मित्रों क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी आपके पेपर में सवाल गलत हो जाएगा? स्टडी लवर स्मिता करें, भूकंप से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो क्या लगता है आपको भैया कि भाई कोई भी सवाल आपका गलत हो सकता है? बताओ। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। अब जो एक प्रश्न है वो है, याद रख लीजिएगा, भूकंप के जो क्षेत्र हैं कि सबसे ज्यादा भूकंप आता कहां कहां पर है, याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा नजर डालें, आप यहाँ पे जरा आप ये विश्व का नक्शा देख रहे हैं, ये आपका यूरेशिया वाला हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका हिस्सा है, साउथ अमेरिका हिस्सा है, अफ्रीकन हिस्सा है, उधर एशिया वाला हिस्सा है। ध्यान रख लीजिएगा, इसमें से आएगा तो नहीं होगा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इनके बीच में आप देख रहे हैं रेड रेड डॉट डॉट, आप इस एरिया को, एक एरिया को देख रहे हैं जो रेड डॉट डॉट, ये जो एरिया आपके सामने, यह एरिया प्रशांत महासागर का एरिया है। किसका एरिया भैया? तो यह जो एरिया है प्रशांत महासागर का एरिया, इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, इसको अग्नि वलय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? तो इसको हम याद रख लीजिएगा, कहते हैं भैया अग्नि वलय, अग्नि वलय कहते हैं, याद रख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको अग्नि वलय कहते हैं, याद रख लीजिएगा। तो अगर हम यहां पर बात करें भूकंपों का वैश्विक वितरण, भूकंपों का जो वैश्विक वितरण है, अगर हम वो देखें यहाँ पे, याद रख लीजिएगा कैसे भूकंपों का वैश्विक वितरण है। तो भूमंडल के अधिकांश भूकंप सागर तथा महाद्वीपों के मिलन बिंदु पर पाए जाते हैं। नंबर 1, सागर तथा महाद्वीपों के मिलन बिंदु पर पाए जाते हैं। वलित पर्वतों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। महाद्वीपीय या महासागर मिलन में पाए जाते हैं। विश्व के जितने भी ज्वालामुखी क्षेत्र हैं उन बिंदुओं पे पाए जाते हैं। भ्रंश घाटियों में पाए जाएंगे, याद रख लीजिएगा, भ्रंश घाटियों में पाए जाएंगे। तो ये क्या भूकंपों का वैश्विक वितरण है, ये क्या भैया? भूकंपों का वैश्विक वितरण है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए। जैसे भूकंपों का वैश्विक वितरण में एक आप याद रख लीजिएगा, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी की बात करेंगे, याद रख लीजिएगा। यहां समस्त विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है।
यहाँ समस्त विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यह क्षेत्र अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? यह क्षेत्र अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, अमेरिका वाला हिस्सा, जापान, फिलीपाइन या फिलीपींस और न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंपों का विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा भूकंप दुनिया में कहाँ आते हैं? तो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। दूसरे आते हैं, याद रख लीजिएगा, मध्य महासागरीय पेटी में। किससे आते हैं भैया? मध्य महासागरीय पेटी में आते हैं, याद रख लीजिएगा। 21% आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, मध्य महासागरीय पेटी। तीसरा आता है जो भारतीय भूकंप क्षेत्र, जिसमें अधिकतर भूकंप उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, साउथ में नहीं आते। चौथा हमारा मध्य अटलांटिक पेटी है, जहां भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आते हैं, याद रख लीजिएगा। पांचवें अन्य क्षेत्रों में नील नदी वाला क्षेत्र, अदन की खाड़ी वाला क्षेत्र, हिंद महासागरीय क्षेत्र, ये वो पांचों क्षेत्र जहां पर भूकंप आते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक भैया। भूकंप से आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, हमने बता दिया। भूकंप से जो ऊर्जा मिलती है उसको प्रत्यास्थ ऊर्जा, इलास्टिक ऊर्जा कहते हैं, जो भूकंप से निकलती है, याद रख लीजिएगा। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भूकंप का पूरा चैप्टर आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि भाई करा दिया है भैया, कुछ लोग कह रहे थे नहीं कराया, तो मैंने रिवीजन भी करा दिया। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पढ़ते रहिए। टॉपिक अच्छा लगा हो तो क्लास एंड हो चुकी है, क्लास अभी एंड कर देंगे। एक बार फीडबैक देके जरूर जाना, वहाँ लिखना, फीडबैक में 5 स्टार रेटिंग देना, कंटेंट मैंने आपको कैसा पढ़ाया वहाँ पे जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जल्दी ही आपके लिए मैं एक 6 घंटे की 2 मैराथन क्लास प्लान करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।